नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में, जहां हर कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का आईना होती है। दोस्तों, घर वो नहीं जो ईंट पत्थर से बनता है, घर वो है जहां इंसानियत की आंच ठंडी नहीं होती। कहानी उस समय की है जब धूपगढ़ गांव की मिट्टी भी तपती थी और दिल भी, जहां लोग मेहनत से दिन काटते थे और सपने रात की रोटी के साथ निगल जाते थे। इसी गाँव में एक टूटे हुए छप्पर के नीचे बसा था एक परिवार, धनीराम, मायावंती और छोटी लाली का। यह कहानी उनके संघर्ष, आत्मसम्मान, दोस्ती और एक पराठे से शुरू हुए सपने की है, जिसने उन्हें गरीबी की दीवारों को चीरकर एक आशियाना बनाया, पराठे वाला आशियाना। जहाँ शुरुआत होती है टूटी छत, टूटी उम्मीदों से। धूपगढ़ गांव नाम तो रोशनी से जुड़ा था, पर धनीराम के लिए हर सुबह धूप नहीं, एक नई चिंता लेकर आती थी। सुबह का पहला उजाला जब खपरेल की फटी हुई टीन से छनकर कमरे में घुसता, तो मायावंती की आंखें सबसे पहले छत की तरफ जाती। कहीं रात की बारिश से बिछावन भीगा तो नहीं। बाहर नीम के पेड़ पर बैठे कौए भीगे पंख झाड़ रहे थे और भीतर धनीराम की बेटी लाली खांसते हुए बोली, बाबा आज फिर बूंदें टपकी, मेरी किताब भी गीली हो गई। धनीराम ने धीरे से छत की तरफ देखा। टीन की एक चादर जगह छोड़ चुकी थी। उस जगह से पानी हर रात टपकता और हर रात एक सपना धुल जाता। मैं आज पंडित हरिराम के खेत पर जाऊंगा, धनीराम ने कहा, शायद इस बार कोई काम मिल जाए। मायावंती ने चुपचाप रसोई में पतीले को उलट पलट कर देखा। बचे हुए चावल इतने नहीं थे कि तीनों का पेट भर जाए, लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा, काम जरूर मिलेगा। तू देख, किसी दिन हम भी ऐसा घर बनाएंगे जहाँ छत नहीं टपकेगी। गाँव की गलियों से होते हुए धनीराम पंडित हरिराम के खेत पर पहुंचा। वहाँ दर्जनों मजदूर पहले से खड़े थे। हरिराम ने निगाह दौड़ाई और कहा, धनीराम, तेरी उम्र अब इतनी नहीं रही, पीछे वालों को मौका दे। धनीराम की आंखें झुक गईं। उसने फिर कोशिश की, एक दुकान, फिर गोदाम, हर जगह से एक ही जवाब मिला, अभी काम नहीं है। गांव के पुराने दोस्त रतनलाल से मिलने की उम्मीद में वह उसके घर पहुंचा। रतनलाल ने पहले तो सजी हुई बीवी के साथ गर्मा गर्म चाय की चुस्की ली, फिर कहा, धनी, आजकल खुद ही तंगी में हूँ यार, समझ तो तू खुद भी सकता है। धनीराम मुस्कुराया, लेकिन भीतर कुछ टूट गया। वह खाली जेब, गीले कपड़े और भारी दिल लेकर घर लौटा। मायावंती चुप थी और लाली बुखार में तप रही थी। उसकी आंखें जल रही थी, माथा गर्म था। अब की बार भगवान भी चुप है, धनीराम बुदबुदाया। मायावंती ने आंसू पोंछे और कहा, नहीं, भगवान ने एक दिन का वादा किया है, अभी देर है, लेकिन हर दिन नहीं एक जैसा होता। रात फिर टपकी, पर इस बार सिर्फ छत नहीं, उम्मीदें भी टपकी। पर साथ ही भीगते बचाते धनीराम ने एक और चादर लाली पर डाल दी, क्योंकि पिता कभी थकता नहीं, सिर्फ गीला होता है। सवेरा होते ही धूपगढ़ की गलियों में एक अजीब सी चुप्पी थी। गीली जमीन, अध खुले दरवाजे और कुएं पर बर्तनों की टकराहट, पर धनीराम के घर में कोई आहट नहीं थी। लाली की हालत रात भर बिगड़ती गई थी। बुखार अब आंखों में उतर आया था और सांसें तेज थीं। उसकी देह कपड़े जैसी हल्की हो गई थी, मानो आंधियों ने आत्मा को धीरे धीरे उड़ा दिया हो। मायावंती उसका माथा पोंछती जाती और कहती, बिटिया, कुछ नहीं होगा, बाबा दवा ले आएंगे। पर उसकी खुद की आंखों में डर थरथरा रहा था। धनीराम चुपचाप बाहर निकला। हाथ में एक फटी सी थैली थी, जिसमें न रुपए थे न कोई चमत्कार। वह भागता हुआ गांव की एकमात्र सरकारी डिस्पेंसरी पहुंचा। वहां एक कंपाउंडर बैठा था, सरकारी कुर्सी की अकड़ के साथ। भाई साहब, बच्ची की तबीयत बहुत खराब है, फीवर उतर नहीं रहा। कंपाउंडर ने बिना देखे कहा, डॉक्टर साहब तो 2 दिन से नहीं आए हैं, दवा चाहिए तो ये पर्ची भरो, इंजेक्शन तो खत्म है वैसे भी। धनीराम ने धीमे स्वर में कहा, भाई पैसे नहीं है, दवा ही दे दो, उधार में। उधार? यहाँ सरकार भी उधार नहीं देती। कंपाउंडर हंसा और खड़ा हो गया। अब छुट्टी का टाइम है। वो बाहर आया तो सूरज सिर पर था, पर उसके दिल में घना अंधेरा। अब की बार धनीराम रतनलाल के दरवाजे पर पहुंचा। वह बचपन का दोस्त था, जिसके साथ वह खेतों में मिट्टी में खेला था, बेर तोड़े थे और एक बार भूखा भी रहा था। दरवाजा खुला तो रतनलाल ने कहा, अबे धनी, क्या हाल है? तू बहुत दुबला लग रहा है। धनीराम ने कहा, लाली बहुत बीमार है, दवा के लिए कुछ पैसे चाहिए। रतनलाल का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से अंदर जाकर अपनी बीवी से कुछ कहा, फिर लौटा और बोला, देख धनी, तू जानता है ना, मेरी भी ईएमआई चल रही है, बच्चे की फीस है, तंगी है यार। धनीराम चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। रतनलाल ने जेब से 20 रुपए निकाले और कहा, ले, तू चाय पी ले, बच्ची ठीक हो जाएगी। उस चाय के बहाने कुछ टूट गया। मित्रता, यादें, भरोसा, सब फिसल गया जैसे बारिश में मिट्टी। गांव के मुखिया भीमराव अपनी कुर्सी पर बैठकर पंचायत की फाइलें उलट रहे थे। भीमराव जी, बच्ची बीमार है, थोड़ी मदद चाहिए, आगे से खेत में 2 दिन और काम कर लूंगा। भीमराव ने चश्मा ठीक किया और बोला, धनीराम, तुझे मैं तब जानता अगर तू मेरा प्रचार करता। गांव का हर कोई चाहता है कि मैं मदद करूं, पर मेरी भी एक हद है। पर बेटी की जान की कोई हद नहीं होती। धनीराम ने पहली बार थोड़ा ऊंचा स्वर निकाला। मुखिया चौंका, पर फिर मुस्कुराते हुए बोला, जाओ मंदिर में भगवान से कहो, शायद वहीं कुछ हो जाए। धनीराम बाहर आया और सचमुच मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने भगवान की मूर्ति की ओर देखा, शांत, चमकदार,
लेकिन चुप। हे ठाकुर जी, ये कैसी परीक्षा है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू धनीराम है? एक भारी लेकिन कोमल आवाज आई। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, मोटरसाइकिल के साथ। कपड़े मामूली थे, आंखों में चमक थी। हाँ, धनीराम ने कहा, आंखें उठाए बिना। वो आदमी बोला, मैं 2 दिन से गांव में हूँ। फकीरा काका ने तेरा नाम लिया था। लाली बीमार है ना? धनीराम ने चौंक कर देखा। आप? वो मुस्कुराया। मैं किसी एनजीओ से नहीं हूँ, कोई नेता नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, सिर्फ एक इंसान हूँ जो किसी दिन खुद भी ऐसे ही बैठा था मंदिर की सीढ़ियों पर। उसने जेब से पैसे निकालकर धनीराम को थमाए। ले जा, दवा ले, बेटी को ठीक कर, और जब हालात ठीक हों किसी और को ये पैसे देना। धनीराम का गला भर आया। आपका नाम? वह आदमी मुस्कुराया। नाम में क्या रखा है? जब इंसान ही इंसान की मदद नहीं करेगा तो ईश्वर सिर्फ चुप रहेगा, जैसे अभी है। और वो चला गया। धनीराम दौड़ता हुआ दवा लेकर लौटा। लाली की सांसें धीमी थीं, लेकिन उसके माथे पर अब दवा की ठंडी पट्टी थी और मायावंती की आंखों में पहली बार आंसू के साथ मुस्कान भी। ईश्वर ने मदद नहीं की, लेकिन शायद उसी की वेश में कोई आया था। लाली की हालत अब ठीक थी, उसका बुखार धीरे धीरे उतर चुका था। धनीराम उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बस एक ही बात सोचता, भगवान ने नहीं, इंसान ने बचाया। पर अब कब तक दूसरों की मदद का इंतजार करता रहूं? घर में गेहूं कम था, सब्जियां नाम मात्र थीं और पैसे एकदम खत्म। मायावंती ने कहा, देखो जी, एक बात कहूं? धनीराम ने पूछा। क्या? हम पराठे बना सकते हैं, लाली को भी पसंद है, और गांव के स्कूल के बाहर बच्चे अक्सर भूखे ही दौड़ते हैं, क्यों ना वहीं शुरू करें? धनीराम को यह विचार साधारण लगा, पर उसी साधारणता में एक क्रांति की बीज थी। सुबह का सूरज चढ़ा नहीं था, पर मायावंती की रसोई में आग जल चुकी थी। उसने थोड़ा आटा गूंथा, गोभी को बारीक कद्दूकस किया और उसमें हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और नमक मिलाया। पहली बार पराठे बेलते समय उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे कोई सैनिक पहली बार रणभूमि में उतर रहा हो। धनीराम ने लकड़ी की पुरानी पेटी को उल्टा करके उस पर तवा जमाया, फटी हुई चादर से एक छाया बनाई और इसे नाम दिया लाली के पराठे, बेटी के नाम पर, जो अब जीवन की प्रेरणा बन गई थी। सरकारी स्कूल के बाहर धूप पड़ने लगी थी, बच्चे शोर मचा रहे थे। तभी एक 8 साल का लड़का फटी कमीज में उनकी ओर आया और पूछा, दादी, एक पराठा मिलेगा? मायावंती ने मुस्कुराकर कहा, ले बेटा, पहला पराठा तेरे नाम। लड़का पराठा लेकर बैठ गया और 2 मिनट में खत्म। फिर आंखें उठाकर बोला, और मिलेगा? धनीराम ने देखा, उसके हाथ में पैसे नहीं थे, पर पेट में आग थी। उसने कहा, खा ले बेटा, जब पैसा हो तब दे देना। बच्चा दौड़ता हुआ चला गया और उनके दिल में पहली कमाई हो गई। पैसों से नहीं, विश्वास से। उस दिन मायावंती ने 9 पराठे बेचे, 3 उधार पर गए, एक मुफ्त में, और 5 के बदले मिले कुल 30 रुपए। रात को जब धनीराम ने पैसे मायावंती की हथेली में रखे तो उसकी आंखों में आंसू थे। आज तक मैंने खेत में हाड़ तोड़ मेहनत की और जो पाया उससे कहीं ज्यादा इन पराठों ने दे दिया। इज्जत, मुस्कान और उम्मीद। मायावंती बोली, ये तो बस शुरुआत है, कल आलू भरेंगे, फिर मूली आएगी और फिर कभी खोली भी बनाएंगे। धनीराम ने उसकी ओर देखा। मायावंती अब केवल पत्नी नहीं थी, एक बिजनेस पार्टनर थी जिसने भूख में स्वाद खोज लिया था। गांव की बातें और फकीरा काका की भविष्यवाणी दूसरे दिन गांव में बात फैलने लगी। धनी के घर से पराठों की खुशबू आ रही है। भीमराव मुखिया ने तंज कसा, अब पराठे बेचकर अमीर बनेगा क्या? पर वहीं फकीरा काका चौपाल में बोले, जिस घर की चूल्हे में आत्मसम्मान जलता है, वहाँ की रोटियां कभी सस्ती नहीं होती। देखना, एक दिन यही पराठे वाला पूरे गांव का नाम करेगा। लोग हंसे, पर काका की आंखों में यकीन था। रात को लाली धनीराम से पूछती है, बाबा, आपने मुझे बचाने के लिए पराठे बेचना शुरू किया? धनीराम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बिटिया, मैंने जीना शुरू किया और तू उस जीने की वजह है। चांद की रोशनी में 3 परछाइयां तस्वे के चारों ओर मंडरा रही थी, एक पिता, एक माँ और एक बेटी, और बीच में रखे थे 3 अध बने पराठे, अध पके सपनों की तरह। अब हर सुबह धूपगढ़ के स्कूल के बाहर बच्चों की भीड़ लगने लगी थी। एक लकड़ी की रेहड़ी, 4 छोटे स्टूल और एक तवा, यही धनीराम की दुकान थी। पराठों की महक अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। मायावंती भौजी का भरवा आलू पराठा, ऊपर से अदरक वाली चाय, वाह! किसी ने खा लिया तो तारीफ के बिना न रहा। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने भी छका और बोले, धनीराम, ये स्वाद सिर्फ पराठे में नहीं, इसमें मेहनत घुली है। पर यही प्रशंसा किसी और के लिए अपमान बन गई थी। धनीराम का बचपन का मित्र रतनलाल पहले कभी खेतों में साथ हल चलाता था। अब वह गांव के बीचों बीच एक छोटा किराना दुकान चलाता था, जहां ग्राहक अब घट रहे थे। उसने देखा, बच्चे अब बिस्किट नहीं लेते, लाली के पराठे खाते हैं, औरतें चाय वहीं पीती हैं, मेरे यहाँ नहीं आती। उसकी पत्नी बीनू एक दिन बोली, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम वहीं खड़े रह जाएंगे जहाँ थे, और धनीराम हमसे आगे निकल जाएगा। रतनलाल के भीतर एक पुरानी पीड़ा जागी, मेरे खेत
बिके, मेरी दुकान सुनी हुई और धनीराम पराठे से इज्जत पा गया। यही दर्द अब षड्यंत्र बन गया। रात का वक्त था। धनीराम और मायावंती घर लौट चुके थे। उनकी रेहड़ी उसी तले के नीचे बंधी थी जहाँ से स्कूल के बच्चे गुजरते थे। रतनलाल ने धीमे से अपनी चप्पल उतारी, चारों ओर देखा और धीरे धीरे उस रेहड़ी के नीचे घुस गया। फिर एक जोर की ठोकर से उसने उस लकड़ी के पहिए को हिलाया। रेहड़ी बाईं ओर लुढ़की और नीचे की एक लकड़ी टूट गई। अगली सुबह जब धनीराम पहुंचा तो देखा रेहड़ी जमीन पर गिरी पड़ी थी और तवा टूटा हुआ था। लाली डर से कांपने लगी। बाबा, अब हम क्या करेंगे? पराठे कैसे बनेंगे? मायावंती ने आंखें नम की पर कुछ न कहा। तभी अचानक भीड़ में से फकीरा काका आए, उनके साथ 2-3 और गांव वाले, जिनमें वो बच्चा भी था जो सबसे पहले मुफ्त पराठा खा चुका था। काका बोले, धनी, अगर रेहड़ी टूटी है तो क्या हुआ? तुम नहीं टूटे हो। बच्चा बोला, मैंने अपने गुल्लक से 5 रुपए लाया हूँ, नया तवा लो ना। तभी मास्टर जी ने कहा, रेहड़ी की मरम्मत मैं करवा देता हूँ। बच्चे अब तुम्हारे पराठे खाने के आदी हो गए हैं। धनीराम, रतनलाल भी वहीं था, सब देख रहा था, पर अब उसके चेहरे पर शर्म और पछतावे की गर्मी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तवे पर पड़ा अध पका पराठा सिकने से पहले सिकुड़ता है। मायावंती ने कहा, आज पराठे नहीं बनेंगे, लेकिन कल सुबह सूरज उगेगा और हम फिर पराठे बेलेंगे। उसने टूटा हुआ तवा उठाया, उसे चूमा और कहा, ये हमारी पहली रसोई थी, कल नई रसोई बनेगी। उस रात धनीराम ने एक पुराना लोहे का तवा निकाला जो उसकी माँ की विरासत था। उस तवे पर पहली बार पराठा सिकेगा, जिसमें अब सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि संघर्ष और सम्मान की गर्मी होगी। अगले दिन जब लाली के पराठे फिर तवे पर पड़े तो उनकी खुशबू में सिर्फ घी नहीं था बल्कि गांव का भरोसा, एक पिता की हिम्मत और माँ के हाथों का आत्मविश्वास भी था। और रतनलाल, उसने दूर खड़े होकर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, ईर्ष्या के नहीं, पश्चाताप के। धूपगढ़ में उस दिन एक नई कार आई, चमचमाती काली रंग की, जिस पर लिखा था टेस्टी टाउन फूड प्रा लाई। सभी लोग उत्सुक थे। गांव में कार तो आती थी पर ऐसी नहीं, और उसमें से निकला एक साफ सुथरा कोट पैंट पहने आदमी, मृदुल जैन, शहर से आया एक फूड डिस्ट्रीब्यूटर। वह सीधा स्कूल के बाहर रेहड़ी के पास आया जहाँ लाली पराठे बेल रही थी और धनीराम तवे पर पराठे सेंक रहा था। मृदुल ने पराठा चखा, धीरे से आंखें मूंदी और कहा, वाह, मैं 30 साल से फूड इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन ऐसा स्वाद न देखा, न सुना, न चखा। लाली सकुचा गई। धनीराम ने हंसते हुए कहा, भाई साहब, ये पराठा घर जैसा ही है, प्रेम मिला के बनाते हैं, बस वही प्रेम मैं बोतलों में भरना चाहता हूँ। मृदुल बोला, आइए मेरे साथ शहर, एक बड़ा किचन बनेगा, आप लाली पराठा ब्रांड चलाइए। शाम को धूपगढ़ के चौपाल में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। धनी अब शहर जाएगा, वाह, लाली का नाम अब टीवी पर आएगा। धूपगढ़ अब भी याद रहेगा या नहीं? कुछ लोगों ने बधाई दी, कुछ लोगों की आंखों में डर था, अगर लाली जाएगी तो स्कूल के बच्चे क्या खाएंगे? और मायावंती चुपचाप खड़ी रही घर के आंगन में। धनीराम ने पूछा, तुम कुछ कहती क्यों नहीं माया? उसने बस इतना कहा, धनी, जो पराठा तवा छोड़ दे वो रोटी रह जाती है, पर पराठा नहीं। सोच लो, तुम पराठा बनाना चाहते हो या सिर्फ पैसा? मृदुल की दुनिया, चमक, अनुबंध और मशीनें। अगले दिन मृदुल जैन उन्हें शहर ले गया। हरणपुर, जो धूपगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। एक बड़ी बिल्डिंग, स्टील का किचन, चमचमाते फ्रीजर, कैमरे, मार्केटिंग टीम। यहाँ आपका नाम होगा लाली पराठा फ्रॉम द हार्ट ऑफ इंडिया। हर पराठे पर आपकी बेटी की तस्वीर, एक बार कोड और पीछे माया देवी का रेसिपी कार्ड। धनीराम ने सोचा, बेटी का नाम चमक जाएगा, मेरी लाली अब पैकेटों में छप जाएगी। मायावंती ने मशीन की आवाजें सुनी और धीरे से कहा, यहाँ पराठा तवा नहीं देखता, मशीन बेलती है। तुम्हारी लाली कहाँ है इस सब में, धनी? रात को मृदुल ने कागज रखे अनुबंध के। धनीराम के सामने कलम थी, 5 लाख एडवांस और वादा कि 3 महीने में हरणपुर का सबसे बड़ा ब्रांड बन जाएगा लाली पराठा। लाली की आंखों में चमक थी। बाबा, मेरा नाम टीवी पर आएगा ना? मायावंती शांत थी। धनीराम ने कलम उठाई, लेकिन हाथ कांप गया। क्या मैं अपनी लाली को किचन की भाप से निकालकर एक फैक्ट्री की मशीनों में डालने जा रहा हूँ? वो खड़ा हुआ और कहा, मृदुल जी, मैं पराठे बनाता हूँ, ब्रांड नहीं। मुझे अपनी बेटी को पैकेट में नहीं देखना, बल्कि स्कूल जाते देखना है। मृदुल सन्न रह गया। आप समझ नहीं रहे, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। धनीराम बोला, जो प्यार गांव के तवे से उठता है वो शहर के फ्रीजर में जम जाता है। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी जमी हुई मुस्कान बन जाए। अगले दिन सुबह सुबह 3 लोग फिर से रेहड़ी के पास थे, धनीराम, मायावंती और लाली। मायावंती के हाथ में वही तवा था, माँ का दिया हुआ, जिसकी गर्मी कभी कम न हुई। बच्चे दौड़े, लाली दीदी, फिर से वही पराठा? धनीराम मुस्कुराया, अब रोज पराठा भी मिलेगा और लाली की कहानी भी। लाली बोली, मैं बड़ी होकर किताब लिखूंगी। पराठे वाला आशियाना, कभी कभी सपनों को ऊंचाई चाहिए, लेकिन अगर वो अपनी जड़ें खो दें तो गिरते हैं। धनीराम ने चुना, अपनी जमीन, अपनी लाली
लाली की असली हंसी और अपने तवे की गर्मी, क्योंकि असली ब्रांड वो होता है जिसे लोग स्वाद से नहीं आत्मा से याद रखें। पराठे वाला आशियाना। कई वर्षों बाद का धूपगढ़ अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। कच्ची गलियों में अब ईंटें बिछ चुकी थी। पुराने चौपाल पर अब एक बोर्ड लगा था, लाली रसोई विद्यालय, आत्म सम्मान से आत्मनिर्भरता तक। नीचे एक छोटी पंक्ति में लिखा था, प्रेम से बना पराठा भूख से ज्यादा अकेलेपन को मिटाता है। अन्न दीक्षा में 5 वर्ष बिताकर लाली लौट आई थी, पर अब वह वही लाली नहीं रही। अब उसकी आंखों में धुएं का नहीं, ज्ञान का ताप था। उसने वहाँ अन्न ध्यान, सामाजिक भुखमरी और विकल समूहों की रसोई जैसे विषयों पर शोध किया था। पर असली सीख तब मिली जब उसने एक नेत्रहीन लड़की को सिखाया कि बिना देखे भी रोटी घोल हो सकती है अगर प्रेम वृत्ताकार हो। गांव लौटकर लाली ने कोई बड़ी योजना नहीं बनाई। उसने पुराने स्कूल के टूटे कमरे में चूल्हे लगाए, कुछ दीवारें खुद पुतवाई और वहाँ लड़कियों, विधवाओं और छोड़े गए बुजुर्गों को बुलाया। हम पराठा नहीं बनाएंगे, लाली बोली, हम आत्म पराठा बनाएंगे, वो जो हमें खुद से जोड़ दे और दूसरों की भूख को समझने का अवसर दे। एक दिन एक शहर से एक विदेशी महिला आई, डॉक्टर अन्ना डेविडसन, जो कम्युनिटी थेरेपी फूड पर शोध कर रही थी। उन्होंने लाली से पूछा, तुमने इतने वर्षों में क्या सबसे गहरा सीखा? लाली चुप रही, फिर बोली, एक दिन एक बूढ़ा आदमी मेरे पास पराठा खाने आया था, पर जब मैंने रोटी दी तो उसने कहा, बेटी मुझे पराठा नहीं 2 बोल चाहिए थे। उस दिन जाना, भूख पेट में नहीं अकेलेपन में पलती है। एक शाम धूपगढ़ में उत्सव हुआ। हर उम्र के लोग आए, बुजुर्ग, बच्चे, विधवाएं, दिव्यांग, सब एक थाली में बैठे। आरती हुई। तुलसी चौरे के पास फिर से वही 5 पराठे जिसे बच्चों ने बनाकर सजाया था। लाली सबसे पीछे खड़ी थी, थोड़ा थकी हुई पर संतुष्ट। एक बच्चा भाग कर आया, दीदी सब पूछ रहे हैं आप आरती नहीं करोगी? लाली मुस्कुराई, धीरे से कहा, मैं तो कर ही रही हूँ। हर पराठा जो प्रेम से बनता है वो आरती ही तो है। पराठा अब भोजन नहीं, दर्शन बन चुका था। पराठे वाला आशियाना अब केवल एक जगह नहीं बल्कि एक विचार था कि हर रोटी प्रेम से बनानी चाहिए और हर भूख को सिर्फ अन्न से नहीं अपनत्व से भरना चाहिए। साशु, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो कहानी वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होती है। धन्यवाद।